स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि देखें, दो तरीके हैं। अगर आपको यहाँ यूज़र नेम लेना है ना, तो एक तरीका सिंपल ये है कि आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके आप डेव एहतिशाम पास कर दो। तो वेरी फर्स्ट टाइम जब आपका फैच डेटा का फंक्शन कॉल होगा तो डेव एहतिशाम चला जाएगा उसके अंदर इस जगह पे। और जब यूज़र सबमिट करेगा, सबमिट पे जब यहाँ से कॉल होगा तो यहाँ से यूज़र नेम जो डालेगा वो चला जाएगा। इट्स टोटली फाइन, इसके अंदर कोई इशू नहीं है इस अप्रोच के अंदर। लेकिन मैंने आपसे कहा था एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे यूज़र से नहीं देना चाह रहे हार्ड कोड, तो आप क्या करो, यहाँ पे भले अगर वो एम्प्टी पास कर रहा है तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक पैरामीटर सेट कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे अगर सेट कर दिया डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, तो इस पैरामीटर का मतलब ये होता है कि अगर यूज़र नेम खाली आ रहा है, उसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम की वैल्यू ये चलिएगी जो आपने सेट करी है। लेकिन अगर यूज़र ने कुछ डाला है यहाँ पे, जैसे यूज़र ने यहाँ पे कुछ चीज़ एंटर लिख के सबमिट करी है, तो वो वाली चीज़ जाएगी जो उसने लिखी है। ये बस समझाना चाहता है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का ये मतलब होता है कि अगर इसमें अगर कोई वैल्यू नहीं दी डाली यूज़र ने, तो ये वैल्यू जा रही होगी डेव एहतिशाम जो मैंने सेट करी है। अगर वो कुछ डालेगा तो ये वैल्यू ओवरराइट होके वो आ जाएगी इसके अंदर जो उसने इंसर्ट करी है। अब क्लियर हुआ तो बिल्कुल ऐसी, इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। मैंने पैरामीटर की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी यहाँ पर। ठीक है, कोई सवाल इसके अंदर भाई? तो भाई ये आपकी एक मिनिमल सी एक एप्लीकेशन तैयार हो गई है। वेरी फर्स्ट टाइम पे आके आपकी अपनी प्रोफाइल फैच हो जाएगी। उसको मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो जिसका लिखा है उसकी प्रोफाइल फैच होकर आ जाएगी। अगर कुछ ऐसा लिखता हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मेरे पास यूज़र नॉट फाउंड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही मिनिमल इन्फॉर्मेशन रख के करी है। आप बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, क्रिएटिव बना सकते हैं। मेरी लास्ट रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो लोग नहीं आए थे, उसमें मैंने आपको आइडियाज़ भी दिए थे कि किस किस तरीके से आप बना सकते हैं। डेटा आपके पास अच्छा खासा डेटा आ रहा है, वैरायटी ऑफ डेटा आपके पास मौजूद है। आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आप किन किन डेटा को किसके साथ दिखा सकते हैं, बस अप्रोच आपकी यही रहेगी जो मैंने यहाँ करी है। यही 3-4 फंक्शन बनेंगे। एक फॉर्म का फंक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आप अगर चाहें ना तो इसको भी एक फ़ंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें इस लॉजिक को भी एक फ़ंक्शन बना के वहाँ रखते हैं। रीफैक्टरिंग जितनी है सब आपके अपने हाथ में। ठीक है जी, तो इसमें कोई सवाल किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप फंक्शन हर एक चीज़ का एक फ़ंक्शन बनाओ, फंक्शनल अप्रोच रखो, हर एक चीज़ का एक फ़ंक्शन बना के चलो। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप उसको रीयूजेबल होता है कि अगर मुझे कहीं और डेटा फैच करना पड़ा तो मैं डायरेक्टली जैसे देखें यहाँ पे, अगर मैं फैच यूज़र डेटा को फंक्शन नहीं बनाता, मुझे यही सेम काम जो मैंने यहाँ किया मुझे यही सेम काम यहाँ करवाना है, तो मैं क्या करता, मैं ये वाली हरकत करता, कॉपी करता, इस पूरे कोड को उठा के यहाँ रखता, तो देखें कोड डुप्लीकेट हो गया, सेम कोड है लेकिन डबल डबल चल रहा है, ये मसला आता। और अगर रन डेटा का फंक्शन नहीं बनाता तो इस पूरे के पूरे कोड को उठा करके मैं यहाँ भी रखता और यहाँ भी रखता, जो कि एक बहुत ही बैड प्रैक्टिस है। तो इसलिए हम फंक्शनल अप्रोच पे जा रहे होते हैं कि इससे हमारा रीयूजेबल होता है कोड। मैंने एक दफ़ा बना लिया, मैं उसको मल्टीपल जगहों पे रीयूज़ कर सकता हूँ। जी, कोई सवाल इसके अलावा आप लोगों का बाकी जो क्लास मीटिंग में है? अच्छा जी, अब हमने अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। एक और हम ज़रा देखते हैं कि हमारी क्या प्रोग्रेस। आई थिंक टॉपिक्स हम सारे कवर अप कर चुके हैं। कुछ एक आध चीज़ें हैं जो रहती हैं वो मैं इंशाल्लाह आज ही करवा दूँगा, ताकि मंडे को हमारे सिर्फ प्रोजेक्ट सबमिशन में। फिर बता दूँ, मंडे को क्लास मैं पढ़ाऊँगा कुछ भी नहीं, मैं पूरी 2 घंटे जो हमारा टाइम होता है उसके अंदर मैं आपके प्रोजेक्ट्स देखूँगा, प्रोजेक्ट्स इवैल्यूएशन होगी। वो आपका प्रोजेक्ट्स का दिन है पूरा। वेडनेसडे से हम रिएक्ट स्टार्ट करेंगे। उस दिन कोई छुट्टी करेगा भाई तो अपनी ज़िम्मेदारी पर छुट्टी करना, परसों या मंडे को। फिर उसके सिंपल मैं 0 मार्क करके उसके नाम के साथ आगे रिजल्ट सबमिट कर दूँगा, क्योंकि कल आपका आखिरी दिन है बस प्रोजेक्ट्स का, मंडे को। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट्स नहीं देखूँगा, उसी टाइम रिजल्ट बना के सर को दूँगा, ताकि फिर हम रिएक्ट के ऊपर मूव करेंगे। जावाज़ के हम पूरी प्रॉपर एंड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हम थे, अल्लाह भला करे, हमने स्ट्रिंग्स कर लिए और डॉम हो गया हमारा। क्लासेस हमारी ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग ही हमारी रहता है, ये हम टाइप स्क्रिप्ट में करेंगे।
कॉल बैक फंक्शन मैंने बता दिया था आपको। इसके अलावा यहाँ पे लोकल स्टोरेज हमारी हो चुकी है, प्रोमिसेस हम कर चुके हैं, फैच देख चुके हैं, यूजिंग अवेट हम देख चुके हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको वो बताया है रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है? नहीं बताया। अच्छा, ये आई थिंक मैं देख लूँ कि मैंने ये रिएक्ट के अंदर रखा हुआ है या नहीं है। अगर रिएक्ट में है तो फिर हम वहीं देख लेंगे इसको, अगर नहीं है तो फिर हम यहाँ देखते चलते हैं इसको। नहीं है यहाँ पे, तो हमें इसका मतलब है ये करना पड़ेगा इधर ही। नहीं है। अच्छा जी, देखिए हमारे पास मैं काम करता हूँ, इसी के अंदर मैं आके ना एक नया बना लेता हूँ एज ए फॉर एग्ज़ाम्पल index2.js की फ़ाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक फ़ाइल सिंबल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। अरे भाई, इसका नाम .js, ठीक है। अच्छा, इनको मैं यहाँ से कर देता हूँ बन कंसोल चेकिंग। अच्छा, वहाँ हमने ऑलरेडी खोला हुआ है लाइव सर्वर, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे आ गया। अच्छा देखिए, रिएक्ट के अंदर ना दो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। हमारे पास ना ES6 के अंदर एक ऑपरेटर आया था जिसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होती है। ऑपरेटर 3 डॉट्स, ठीक है। जो 3 डॉट्स होते हैं इसका नाम होता है रेस्ट ऑपरेटर, और इसी का नाम होता है स्प्रेड ऑपरेटर। अच्छा, मैंने आपको डीस्ट्रक्चरिंग पढ़ाई थी ना जब एरे ऑब्जेक्ट पढ़ाया था कि एरे डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग होती है, तो मुझे याद है मैंने आपको करवाया था ये। ऐसा ही है। ये मैं नहीं करवाया था, रेस्ट और स्प्रेड वो डीस्ट्रक्चरिंग बताई थी। अच्छा देखें, ये 3 डॉट है, इन्हीं को हम रेस्ट ऑपरेटर भी बोल रहे होते हैं, इन्हीं को हम स्प्रेड भी बोल रहे होते हैं। अब कब इसको रेस्ट बोलेंगे, कब इसको स्प्रेड बोलेंगे, और इसका काम क्या होता है, इसको यूज़ कहाँ करता है। देखें, ये बेसिकली एक समझ लें कि एक इसको मैं कैसे समझाऊँ आपको। देखें, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो 3 डॉट है ये स्प्रेड ऑपरेटर में कब यूज़ होता है और इसका क्या काम होता है। सबसे पहले स्प्रेड देखते हैं। देखिए, नॉर्मली स्प्रेड ऑपरेटर जो है ना, 3 डॉट्स का नाम स्प्रेड भी है, रेस्ट भी है। इसको हम जहाँ यूज़ कर रहे होते हैं, जिस सिनेरियो में यूज़ कर रहे होते हैं, उस सिनेरियो के हिसाब से इसका नाम पड़ जाता है। कोई ऐसा सिनेरियो है तो इसका नाम स्प्रेड हो जाएगा, कोई डिफरेंट सिनेरियो इसका नाम रेस्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसका नाम स्प्रेड ऑपरेटर कब इसको हम बोलेंगे भाई ये स्प्रेड ऑपरेटर है। अगर मैं इसको यूज़ करूँ क्या करने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए, या इसको मैं यूँ अगर कहूँ, ये किस लिए होता है, टू मेक अ कॉपी ऑफ
समथिंग। स्प्रेड ऑपरेटर हम कब यूज़ करते हैं, जब मुझे किसी की कॉपी निकालनी होती है, मतलब ठीक है, या और टू पुल आउट वैल्यूज़ के वैल्यूज़ को मुझे पुल आउट करना है। अब क्या मतलब होता है कॉपी निकालने का या पुल आउट करने का, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। लेट से मेरे पास एक एरे बनी हुई है, इसके अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई है, ज़रा गौर से देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मेरे पास है एरे 1। मेरे पास यहाँ पे एक और है एरे 2, ठीक है, ये भी एक एरे है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये 1 2 3 4 5 6 जो है ना, ये इसके अंदर भी आ जाए, तो कैसे ला सकता हूँ मैं उसको आपके ख्याल में? देखो मेरे पास एक एरे 1 है, इसके अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं 1 2 3 4 5 6। मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी वैल्यू उठ के यहाँ पे भी आ जाए, कैसे लाऊंगा? आप बोलोगे भाई दोबारा लिख लो 1 2 3 4 5 6, आ जाएंगी? आ जाएंगी नहीं आएंगी? आ जाएंगी। फिर कोई और एफिशिएंट बच्चा होगा वो बोलेगा भाई सर लिखने की क्या ज़रूरत है, सिंपल कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी कर लें, भाई आ जाएंगी। ऐसा ही है। लेकिन एक और तरीका है, क्या मुझे क्या करना है, इनकी डुप्लीकेट निकालना है ना, इस सारी चीज़ों का डुप्लीकेट निकालना है मुझे। मैं क्या करूँगा, मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है एरे 1 के अंदर, और एरे 1 मेरे पास क्या है, ये ARR1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मैं अगर कंसोल करूँ ना इसको, तो ARR1 के अंदर क्या है, एक एरे पड़ी हुई है। क्या पड़ा हुआ है? एरे पड़ी हुई है। ये चीज़ को याद रखिएगा, एक एरे पड़ी हुई है, उस एरे के अंदर कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा भाई ARR1 लिख दो यहाँ पे, इस एरे के अंदर मैंने ARR1 को डाल दिया। ARR1 खुद क्या था, एक एरे था, इसको मैंने कहाँ डाल दिया, इस एरे के अंदर। तो फाइनल अगर मैं कंसोल करवाऊँ इस एरे 2 को, तो मुझे क्या मिलेगा आपके ख्याल में? नेस्टेड एरे होगा भाई, एक एरे के अंदर दूसरा एरे होगा, चेक करते हैं। ऐसा ही है, एक एरे है, इसके अंदर एक और एरे है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार इस एरे के अंदर इनकी वैल्यूज़ तो कॉपी हो गई हैं, लेकिन मुझे सिर्फ वैल्यूज़ करनी है, एरे नहीं करना। सही है? मैं क्या चाह रहा हूँ, ये कॉपी तो हो गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये सारी वैल्यूज़ कॉपी हो, एरे कॉपी ना हो पूरा। मुझे क्या करना है, एरे से वैल्यूज़ को बाहर निकालना है। तो क्या करना है, इसमें पुल आउट करना है, वैल्यूज़ को मुझे पुल आउट करना है। कहाँ से करना है? इस एरे से करना है। तो मैं करूँगा भाई, इस एरे के पीछे 3 डॉट लगा दूँगा। अब ये यहाँ पे होगा स्प्रेड ऑपरेटर, ये करेगा स्प्रेड करेगा, यानी कि चीज़ों को पुल आउट करेगा। अब इसका अगर मैं चेक करूँगा ना आउटपुट, तो देखें इसने करा एरे में से सारी वैल्यूज़ को बाहर निकाल लिया, ठीक है। नॉर्मली स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, दोनों के दोनों नॉर्मली यूज़ होते हैं एरेज या ऑब्जेक्ट्स के अंदर। एरे से कोई वैल्यूज़ बाहर निकालनी है तो यूज़ हो जाएगा, ऑब्जेक्ट्स से कोई वैल्यूज़ बाहर निकालनी है तो यूज़ हो जाएगा। सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लगता है इसको, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर नॉर्मली यहाँ यूज़ होता है। कोई सवाल किसी का? बस ये कॉपी जी एरे और ऑब्जेक्ट्स में यूज़ होगा, मेनली ज़्यादातर इनमें यूज़ होता है एरे ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। और मेनली इसका काम ये होता है कॉपी निकाल देगा, या वैल्यूज़ अगर मुझे बाहर निकालनी है तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ। लेट से मेरे पास, अगर मैं आपको ये एग्जांपल ऑब्जेक्ट करके दिखाऊँ, मेरे पास सिंपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है कॉन्स्ट obj1 इज इक्वल्स टू, इसमें एक नेम है लेट से अली, और एक यहाँ पे क्या है एज है लेट से 30, ठीक है। और मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है obj2, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या है, दो और मज़ीद फील्ड है, कोर्स और यहाँ पे लेट से उसकी सैलरी। कोर्स इसका जावास्क्रिप्ट है, इसकी सैलरी जो है वो इतनी है। अब देखें मुझे क्या करना है भाई, मुझे एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी हों, ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी हों। लेट से मुझे कॉन्स्ट एक बनाना है obj3, जिसके अंदर मैं चाह रहा हूँ ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी हों, ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी हों। अब सपोज़ करें मैंने आपसे कहा मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। अब आप इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, लेकिन सपोज़ करें ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कहीं थर्ड पार्टी से आ रहे हैं, आपके पास एक्सेस ही नहीं है इनका, तो आप कैसे करेंगे? सिंपल, आप बोलेंगे भाई obj1 की प्रॉपर्टीज़ बाहर, ये obj1 ऑब्जेक्ट है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को मुझे बाहर निकालना है,
किसी भी जिसकी वैल्यूज़ को पुल आउट करना हो, किस में, लेकिन सिर्फ एरे और ऑब्जेक्ट के अंदर नॉर्मली, तो सिंपल उसको एक्सप्लोर ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। तो मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा, बोलूँगा भाई obj1। अब obj1 ने क्या किया, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को निकाल के समझे यहाँ रख दिया। तो मैं लगाया कॉमा, यहाँ पे आके obj2। अब अगर मैं यहाँ पे आके obj3 को कंसोल करवाऊँ ना, ये देखें इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। ठीक है, ये नॉर्मली एरे और ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को बाहर निकालने के लिए। कट नहीं कर रहा, कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट कह लो, कट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं obj2 और obj1 को कंसोल कराऊँ तो ये खाली पड़े हुए हैं क्योंकि उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं, ऐसा नहीं है, इसने डुप्लीकेट निकाला है। ठीक है, तो स्प्रेड ऑपरेटर में कोई मसला? अच्छा, अब जो स्प्रेड ऑपरेटर काम कर रहा है ना, रेस्ट ऑपरेटर उसका उल्टा काम करता है। स्प्रेड ऑपरेटर क्या कर रहा है, पुल आउट कर रहा है, वैल्यूज़ एक जगह रखी हुई हैं उनको बाहर निकाल के ला रहा है एरे में से, ऑब्जेक्ट्स में से। रेस्ट इसका बिल्कुल उल्टा काम करेगा, वो क्या है, वैल्यूज़ रखी हुई होंगी उनको जमा करके एक एरे या एक ऑब्जेक्ट बना लेगा, बिल्कुल उल्टा काम करेगा इसका, रिवर्स। कैसे, मैं इसकी बिल्कुल आपको एक बिल्कुल रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल रियलिस्टिक, रियल वर्ल्ड आपको समझ में आएगी चीज़। भाई फूड पांडा सबने यूज़ करी होगी खाने वाने ऑर्डर करने के लिए, वहाँ से करिए। आप सपोज़ करें आप फूड पांडा के डेवलपर हैं और आप लेट से आप एक ऐसी आप उस फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे हैं कि यूज़र आया, उसने देखा भाई उसके सामने 5-6 डिशेस रखी हुई हैं, बिरयानी ये वो ये, आप उसका एक फ़ंक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, लेट से मैं अगर आपको दिखाऊँ, मैंने सिंपल बनाया फ़ंक्शन यहाँ पे कॉन्स्ट, आप एक फ़ंक्शन लिख रहे हैं आइटम्स टू परचेज़। इसमें क्या होगा, सिंपल मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ ताकि आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में कि बिल्कुल रियल लेवल एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें क्या होगा, आप यूज़र से जब आप इसको फंक्शन को कॉल करेंगे, यूज़र जब आप फूड पांडा में आप आते हैं, आप लिखते हैं इसको प्लस पे क्लिक करके बिरयानी ऑर्डर कर रहे हैं, प्लस करते हैं तो आपका आइटम में ऐड टू कार्ट हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक पे क्लिक करते हैं वो ऐड टू कार्ट हो जाती है, ऐसा ही है। तो आप यूँ समझ लें कि जब आप यहाँ पे ना आप वो वाली सारी वैल्यूज़ आएंगे तो यूज़र प्लस प्लस पे क्लिक कर रहा है। लेट से उसने यहाँ पे करा, सबसे पहले बिरयानी पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे आके उसने बोला भाई मुझे मीठा भी चाहिए, तो उसने यहाँ पे लेट से आके कोई डेजर्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसने बोला भाई मुझे कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए उसके साथ एक, तो उसने लेट से यहाँ पे जो है वो पेप्सी कर दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, आप यूँ समझ लें कि जो वैल्यूज़ वो प्लस प्लस पे क्लिक कर रहा है ऐड टू कार्ट में, अपने कार्ट ड्रॉर में डालने के लिए, तो वो सारी यूँ तो देखें बिहाइंड द सीन वो तो सिर्फ UI है ना, बिहाइंड द सीन वो कहीं ना कहीं किसी फंक्शन में जा रही होंगी। समझ में आ रही है? वो तो सिंपल एक UI है, बिहाइंड द सीन जो फूड पांडा पे आके अपने आइटम्स को कार्ट कर रहा है, वो बिहाइंड द सीन कोई उसके पीछे लॉजिक चल रही होगी, सर्वर की लॉजिक होगी, उसके अंदर वो एज अ पैरामीटर पास हो रही होंगी चीज़ें। तो यूँ समझ लें हम फूड पांडा की वो लॉजिक लिख रहे हैं यहाँ पे। उसने प्लस प्लस पे क्लिक किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उठ के आ रही हैं। अब देखें, आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट अगर अच्छा आता है तो ये सारे क्या कहलाते हैं फंक्शंस में, आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। और आपको पता है जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं उतने ही क्या होने चाहिए, पैरामीटर्स भी होने चाहिए जिनमें मैं आर्गूमेंट्स को रिसीव करूँगा। अब लेट से भाई यहाँ पे बिरयानी के लिए मैंने यहाँ लिखा लेट से डिश या आइटम 1, अब आइटम 2, आइटम 3, 3 आइटम्स थे, 3 यहाँ पे आ गए। अब ये सारे के सारे मुझे, अब लेट से मुझे क्या करना है, सबको मुझे भाई ये एक फ़ाइनल रिपोर्ट भेजने की यूज़र ने क्या कस्टमर ने मेरे क्या क्या आइटम्स ऐड टू कार्ट करे हैं। मैं बोलूँगा भाई कंसोल करो यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ बोलूँगा भाई कंसोल कर दो आइटम्स टू परचेज़, कि भाई ये वाले आइटम परचेज़ हो रहे हैं, और कौन कौन सा आइटम है यहाँ पे, मैं यहाँ पे आके उनके सबके नाम लिख दूँगा। ठीक है, कौन कौन से आइटम परचेज़ हो रहे हैं भाई, कॉपी, ये आइटम 1 है। अच्छा एक काम करो, इन दो को यहाँ से मूव करो, इसकी कॉपी निकालो, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 2, आइटम 3। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे आके इसको लॉक करूँ तो मुझे बता देगा भाई आइटम्स टू परचेज़ कितना है, ये सारे आइटम परचेज़ करें।
कोई मसला किसी को इस फंक्शन के अंदर, मतलब कोई इतनी मुश्किल चीज़ मैंने लिखी है उसके अंदर? बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है। अब ज़रा आप मुझे बताएं, जो ये तो सिर्फ 3 चीज़ें यूज़र ने डाली हैं, आपको पता है कि यूज़र सिर्फ 3 ही चीज़ें ऐड टू कार्ट कर रहा है एक वक्त में? आपको पता है? 100% श्योर हैं आप इस बात पे? नहीं भाई, वो हो सकता है उसका सिर्फ एक ही चीज़ खाने का दिल चाह रहा हो सकता है भाई उसका 3 से ज़्यादा, 4, 5, 6। क्या कह रहे हो? नहीं पता। इसका मतलब अगर मैं यूँ कहूँ थोड़े आसान वर्ड्स में, कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये मेरे हाथ में नहीं है, यूज़र के हाथ में। हो सकता है वो 3 डाल दे, हो सकता है वो 300 डाल दे, ऐसा ही है ना? तो अब आप मुझे बताएं कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है कि यूज़र 3 डाल रहा है या 3000 डाल रहा है आर्ग्यूमेंट्स, तो मैं उसके हिसाब से अपने पैरामीटर्स कैसे सेट करूँगा? सवाल समझे मेरा? कितने ऐसे लोग हैं इनको सवाल समझ में नहीं आया? जी, तो मतलब अगर वो 3 लिख रहा है तो मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर सेट कर दिए। भाई हो सकता है उसने 4 डाल दिए, तो मेरे कोड में तो 4 नहीं है, 3 डले हैं। तो इसका मतलब आइटम्स कितने, 3 आइटम परचेज हो, सिर्फ जाएंगे आगे कि भाई 3 आइटम परचेज किए, लेकिन असल में यूज़र ने 4 आइटम परचेज करें। लेट्स से उसने एक और आइटम परचेज कर लिया, कॉफ़ी। आप मुझे बताएं क्या कॉफ़ी शो हो रहा है यहाँ पे? नहीं, क्योंकि भाई कॉफ़ी रिसीव ही नहीं हो रहा, सिर्फ 3 आइटम लिखे हैं मैं तो पैरामीटर में। तो डेटा सही जा रहा है आगे चेकआउट के पेज पे? नहीं जा रहा सही। तो ये मसला है नहीं है? भाई बहुत बड़ा मसला है ये तो। मेरे हाथ में यूज़र, मुझे पता ही नहीं यूज़र कितनी चीज़ें ऐड टू कार्ट कर रहा है एक वक्त में, लेकिन मैं तो यहाँ पे हार्ड कोड सेट करे मैं 3। तो कोई सोल्यूशन है किसी के पास कि मतलब हम कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई जितने आर्गूमेंट हैं उतने ही पैरामीटर हम यहाँ पे लिखे हैं? कोई सोल्यूशन किसी के पास है? क्या लिखूँगा फाइल्स में? पैरामीटर में इफ़ और एल्स की कंडीशन कौन सी लगती है वो तो मुझे ये बताओ। मेरा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मुझे अभी तो पैरामीटर, मुझे इन आर्गूमेंट्स को रिसीव करने के लिए पैरामीटर्स चाहिए। मेरा सवाल समझो पहले। सवाल ये है कि जितने आर्गूमेंट्स हैं, मुझे उतने आर्गूमेंट्स को रिसीव करने के लिए उतने पैरामीटर्स चाहिए। तो मुझे तो पता ही नहीं है कि कितने आर्गूमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं कैसे पैरामीटर लिखूँ? सवाल समझ में आया? पहले ये बताएं। सोल्यूशन अगर नहीं भी आ रहा, सवाल तो समझ में आया ना कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, अब सुने भाई, हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई यूज़र कितने आर्गूमेंट डाल रहा है। तो इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास यूज़ होता है स्पेसिफिकली स्प्रेड ऑपरेटर। यही 3 डॉट, लेकिन अब इन 3 डॉट को मैं रेस्ट नहीं बोलूँगा, स्प्रेड बोलूँगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ भाई यूज़र 3 डाले, 3000 डाले मेरी वजह से, मैं बोलूँगा भाई यहाँ मैं एक ही लिखूँगा पैरामीटर आइटम्स, और उसके पीछे बस क्या लगा दूँगा? 3 डॉट। अब ये करेगा क्या? जितनी भी सारी वैल्यूज़ हैं उल्टा काम करेगा। वो क्या करता था? वैल्यूज़ को बाहर निकालता था। ये बाहर पड़ी हुई वैल्यूज़ को क्या करेगा? सबको जमा करके एक एरे में कन्वर्ट करेगा। अब यूज़र यहाँ पे 4 डाले, 5 डाले, 1000 डाले, मुझे नहीं परवाह, मैंने सिर्फ एक पैरामीटर लिखा और उसके पीछे पर रेस्ट ऑपरेटर लगा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आके ज़रा कंसोल करूँ ना इन आइटम्स को, तो ज़रा आप देखें मुझे क्या मिलेगा। इसको ऊपर कर देते हैं, ये वाली चीज़ें सारी यहाँ मैं 2 मिनट के लिए कमेंट कर देता हूँ। ये देखें, आइटम टू परचेस आ गए सारे। अब मैं यहाँ पे एक कम कर दूँ, एक बढ़ा दूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, यूज़र कुछ भी करता रहे। मैंने एक परमानेंट सोल्यूशन कर दिया। अब सिंपल मुझे क्या करना है? सारे आइटम दिखाने हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? सब पे लूप एरे है, लूप कर दूँगा सब पे। मैं क्या बोलूँगा भाई जो भी आइटम्स की एरे आ रही है, क्योंकि मुझे पता है एरे आएगी, क्योंकि मैंने इस पर रेस्ट ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है। बोलूँगा सिंपल एरे के ऊपर क्या करो? फॉर ईच चलाओ। यहाँ आपको एक सिंगल आइटम मिलेगा, और आपको दूसरा यहाँ पे क्या मिल रहा होगा? एक इंडेक्स नंबर मिल रहा होगा। तो मैं बोलूँगा सिंपल यहाँ लेके आओ, यहाँ पे सबको रिमूव करो। सबसे पहले यूज़ करूँगा बैकटिक्स। मैं बोलूँगा भाई आइटम, और ये उसकी क्वांटिटी क्या होगी? इंडेक्स होगी। ये हर दफ़ा चेंज होगी ना भाई, ठीक है? ये कॉमा, और यहाँ पे आइटम का नाम, बस दैट्स इट। हटा दो इन सबको।
चेक करते हैं। बिरयानी डेजर्ट पेप्सी, बिरयानी डेजर्ट पेप्सी। मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक आर्गुमेंट बढ़ा दिया कॉफ़ी, और एक मैंने रख दिया यहाँ पे लेट से पिज़्ज़ा। 2 आइटम मैंने और काट कर दिए। मैंने अपने फंक्शन को नहीं छेड़ना मैंने, अब ये यूज़र यहाँ पे डालता रहेगा और ऑटोमेटिकली मेरा काम होता रहेगा। सॉरी, इंडेक्स +1, ठीक है, वो 0 से स्टार्ट होता है ना, तो उसको +1 कर दो। क्लियर है? तो है ना हेल्पफुल, ये नहीं है? तो ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे रिएक्ट के अंदर, स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया ये। आई थिंक ये बस एक टॉपिक रहता था हमारा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। ये जावास्क्रिप्ट की चीज़ है, रिएक्ट की चीज़ नहीं है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रा पूछे, फिर हम क्लास एंड करते हैं। हमारी जावास्क्रिप्ट आज तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो गई है पूरी कंप्लीट। एक टॉपिक हमने सिर्फ छोड़ा जावास्क्रिप्ट में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप, उसको हम टाइपस्क्रिप्ट में देखेंगे। और एक प्रोजेक्ट हमने छोड़ा है वेदर एप्लीकेशन, वो भी हम रिएक्ट के अंदर बनाएंगे। स्प्रेड डुप्लीकेट करता है, लिख लो ना इसको, लिख लो, भूल जाओगे वरना, लिख लो। स्प्रेड स्प्रेड देखें, डुप्लीकेट से नहीं याद रखें, दोनों डुप्लीकेट करते हैं। स्प्रेड क्या करता है, वैल्यूज़ को बाहर निकाल लेता है एरे ऑब्जेक्ट से, और रेस्ट उल्टा काम करता है, वो बाहर पड़ी हुई वैल्यूज़ को एरे में कन्वर्ट कर लेता है। क्लियर है? कोई सवाल है किसी का तो भाई पूछो, कोई क्वेश्चन, कोई प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कोई सवाल। क्या वो भाई कहाँ से ले गए सब? अच्छा, मेरा इंटरनेट मसला कर रहा था भाई। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? हाँ भाई, कोई सवाल किसी का, कोई क्वेश्चन तो पूछ लो, मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ दोबारा, फिर हम क्लास वरना ऑफ करें। जैसा आपका कोई क्वेश्चन है विवेक, रेहान? जी, स्प्रेड स्प्रेड जो है ना, वो वैल्यूज़ को बाहर निकालता है और रेस्ट वैल्यूज़ को अंदर करता है, इंसर्ट करता है एरे में। तो आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, तो हम फिर ऑफ़ करते हैं। मंडे को याद रखिएगा प्रोजेक्ट की सबमिशन है, गिटहब में भी कोड भी हाथ का अपलोड कर देता हूँ, ताकि ऐसा ना हो फिर कोई आप बोलें कोड ही नहीं था सर, तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। अभी तो बताए थे, दोबारा बताया था, कोड पुश कर लूँ पहले। ठीक है, कोड भाई पुश मैं कर चुका हूँ। एक सेकेंड रुको ज़रा। ठीक है, कोड आपका पुश हो चुका है। अच्छा, प्रोजेक्ट्स भाई मैंने 4 प्रोजेक्ट्स करवाए हैं। सबसे पहला फॉर्म, जिसमें वैलिडेशंस थी हमारी। दूसरा हमने एक अपना डिजिटल क्लॉक बनवाई थी, जिसमें डेट ऑब्जेक्ट का यूटिलाइज़ किया था। तीसरा हमारे पास था टू डू एप्लीकेशन, जिसमें पूरा हमने क्रड बनाया था जावास्क्रिप्ट की लॉजिक यूज करते हुए, ऐड, अपडेट, डिलीट करवाया था। उसके अंदर एक टास्क है, आपको दिया था कि डेटा जो है वो लोकल स्टोरेज के अंदर सेव भी होना चाहिए। मतलब मैं टू डू ऐड करने के बाद अगर पेज को रिलोड करूँ तो वो मेरे पास गायब नहीं होने चाहिए, वो वापसी रहने चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप देख सकते हो वीडियो के डेटा किस तरीके से एरे और ऑब्जेक्ट्स में डेटा लोकल स्टोरेज में सेव होता है और गेट होता है, वो देख लेना। और चौथा प्रोजेक्ट जो आज कंप्लीट हुआ हमारा, गिटहब एप्लीकेशन। ये 4 प्रोजेक्ट्स मुझे अब से चाहिए मंडे को। ठीक है, फिर वेडनेसडे को कोई ऑफ़ नहीं करना भाई, हमारी रिएक्ट की क्लास होगी। और वो तो खैर ऑन साइट ही होगी। आज मुझे एक जगह जाना था तो मैंने इसलिए ऑनलाइन करवाया, वो हमारी ऑन साइट ही होगी, मंडे वाली भी और वेडनेसडे वाली भी इंशाल्लाह। ठीक है, ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़। रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूँगा।